भैया ऑटो यहीं रुको। मेम साहब, इस जगह पे आपका क्या काम है? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। जाओ, जहाँ रुकने के लिए बोला वहाँ वेट करो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे तुम गए नहीं अभी तक, जाओ। जी मेम साहब। हेलो विशाखा, मैं करिश्मा बोल रही हूँ। मैं एमजी रोड के यहाँ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे खड़ी हूँ। मुझे तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, कहाँ चली गई? मैं तो यहीं छोड़ के गया था। मेम साहब, मेम साहब। अरे आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? आज हाँ, आज काम कुछ कम था। ये लो, आते आते तुम्हारे लिए कुछ साग सब्जियां लाया हूँ और इसे फ्रीजर में रख दो। विशाखा के लिए लाया हूँ, उसे आइसक्रीम पसंद है ना। आज आपकी लाडली ये खाने वाली नहीं है। पर क्यों? आज सुबह से ही उदास है, खुद को कमरे में बंद कर रखा है और खाना भी नहीं खाया उसने। तुमने उसे कुछ कह दिया क्या? मैं क्या कहूँगी, लेकिन हाँ, आज सुबह किसी का फोन आया था। हेलो। हेलो, विशाखा बोल रही हो? जी हाँ, विशाखा बोल रही हूँ। देखो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये बात तुम्हारी शादी के बारे में है। शादी? कौन सी शादी? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत कीजिए। अरे इतनी मुश्किल से तो 2 हफ्ते पहले टूटी हुई शादी को भूल पाई थी, और फोन करके उसके जख्म किसने हरे कर दिए? बहुत पूछा मैंने कि किसका फोन था, लेकिन रोई जा रही है, जवाब ही नहीं दे रही है। मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। विशाखा, विशाखा बेटे, विशाखा बेटे, दरवाजा खोलो। विशाखा, दरवाजा खोलो। विशाखा! ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? रोने की आवाज भी नहीं आ रही। कहीं उसने कुछ? अरे तुम विशाखा को नहीं पहचानती क्या? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। विशाखा बेटा, दरवाजा खोलो बेटे। विशाखा, दरवाजा खोलो। विशाखा! विशाखा? विशाखा बेटे, वो शादी वाले फोन कॉल से चिंता में है ना तू? हाँ पापा, काश मैंने उस गलत लड़के से शादी की जिद न की होती। मेरी वजह से आप लोगों को कितना अपमान सहना पड़ा। अरे नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। उस लड़की के साथ तेरी शादी नहीं हुई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उस परिवार से तू बच गई बेटे। हाँ। और फिर हमारे इस लाडो के लिए इस शहर में कोई लड़की की कमी है क्या? हाँ? और क्या, हमारी विशाखा है इतनी प्यारी कि कोई भी लड़का इसे देखते ही पसंद कर लेगा। नहीं माँ, इस बार अपनी पसंद पे भरोसा करके मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। आप लोगों की पसंद पे ही मेरी मंजूरी है। अरे हाँ सरिता, कल ठीक 3 बजे लड़के वाले विशाखा को देखने आ रहे हैं, तुम तैयार रहना। आपने पहले क्यों नहीं बताया? ओहो श्रीमती जी, तो अब तो बता दिया ना। हाँ? पापा, मुझे भगाने की बहुत जल्दी है ना आपको? मैं क्यों नहीं, अब इसकी शादी हो जाएगी तो इस कमरे को मैं अपना स्टडी रूम बना लूंगा। अच्छा, तो मैं भी अपना रूम लॉक करके जाऊंगी ससुराल। भाई साहब, मैं यहाँ का बचपन, मैंने ही आपको फोन किया था। लाश कहाँ पर है? जी उस तरफ। चलो दिखा। जी। ये ईंटें निकालो।
लगता है लाश को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है। हाँ, छुपाने की तो बहुत कोशिश की है, मगर जरूर कुछ ना कुछ तो भूल गया है वो। कोई ना कोई सुराग तो हमें जरूर मिलेगा। वैसे लाश ज्यादा पुरानी नहीं दिख रही है। एक काम करो, बाहर निकालो इसे आराम से, संभल के। ये देखो, बड़ी बेरहमी से मारा है इसे। सामने से सीधे चाकू घोंप दिया सीने में। हाँ सर, देख के लगता है कि इसे चीखने चिल्लाने का मौका ही नहीं मिला। ये देखो, इसके सिर के पीछे भी चोट है। लगता है जिसने भी ये किया है ना, शायद पीछे से आकर इस रिक्शा वाले के सिर पर पीछे से हमला किया, वार किया। ये बेचारा मुड़ गया हमलावर को देखने के लिए, तो सामने से चाकू घोंप दिया। जेब में कुछ भी नहीं। लेकिन सर, कोई रिक्शा वाले को क्यों मारेगा? फ्रेडी, इस रिक्शा वाले को पैसे के लिए तो कोई नहीं मारेगा। हो सकता है इस रिक्शा वाले का किसी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ होगा या आपसी दुश्मनी हो, लेकिन अगर इसकी लाश यहाँ पर है, रिक्शा कहाँ पर होगी? सर, हाँ सर ये देखिए सर, ये खून की बूंदें और घसीटने के निशान हैं। ये देखो, लगता है जिसने भी ये किया है, इस रिक्शा वाले को यहां से घसीट कर वो लेकर गया वहां ईंटों में छुपाने के लिए। वो क्या है? किसी आदमी की घड़ी? अरे ये तो काफी महंगी घड़ी है। शायद रिक्शा वाले की होगी। नहीं फ्रेडी, ये इस रिक्शा वाले की घड़ी नहीं लगती। इतनी महंगी घड़ी है ये, 1,00,000-1,50,000 की तो घड़ी है ये। तो फिर सर, शायद उसी की होगी जिसने रिक्शा वाले को मारा है। वो तो ये भी सकता है कि घड़ी उस आदमी की हो जो ऑटो में बैठा था। इतनी कीमती घड़ी पहनने वाला आदमी रिक्शा में नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता। देखो, और भी कोई सुराग मिलना चाहिए। देखो जरा आसपास। अरे सर, कुछ मिला? हाँ सर, किसी लड़की की ये डायमंड इयररिंग मिली है, यहाँ नीचे गिरी हुई थी। इयररिंग? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, जब ये हादसा हुआ तब कोई लड़की यहाँ पर मौजूद थी। तो खून लड़की ने किया? सचिन, पता नहीं खून किसने किया, लड़की ने या और किसी ने, लेकिन एक बात तो जरूर है कि ये लड़की उस रिक्शा वाले के साथ मौजूद थी। सर, हो सकता है ये लड़की उस ऑटो वाले की सवारी थी। लेकिन लड़की यहाँ ऐसी जगह क्या करने आई थी? कुछ ना कुछ तो और ही चक्कर है। जो भी हो, उस हादसे में जरूर हाथापाई हुई होगी, जिसकी वजह से वहां पर वो घड़ी मिली और अब ये इयररिंग। ये केस तो बहुत पेचीदा हो गया। इतने सारे सवाल लेकिन जवाब इतने कम। सारे सवालों का जवाब इसी बिल्डिंग में है। इस बिल्डिंग को अच्छी तरह से छान मारते। लेट्स गो। हाँ सचिन, क्या हुआ? ये देखिए, सीढ़ियों पे खून की बूंदें। हाँ,
ये देखो। सर ये तो बहुत ही अजीब बात है, लाश वहां पर और खून की बूंदें यहाँ। मुझे तो कुछ और ही आ रहा है दिमाग में। कहीं और एक लाश तो नहीं इस बिल्डिंग में? ऊपर चलकर देखते हैं, देखते ये खून के धब्बे कहां तक है। भाई साहब मैं तो कहता हूँ अभय और विशाखा एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। दोनों के ख्यालात मिलते जुलते हैं, दोनों का स्वभाव एक है और वैसे एक साथ स्कूल में पढ़ चुके हैं। बेटा तुमने हमें बताया नहीं कि तुम अभय को पहले से जानती हो? नहीं पापा, अभय मेरी क्लास में नहीं थे। वो क्या है ना अंकल, हम दोनों की क्लासेस सेम थी पर सेक्शन अलग अलग थे। आप सेक्शन ए में थी और मैं सेक्शन सी में था। बात यह है ना जी, अभय के लिए एक से बढ़कर एक खानदान से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन इससे मना कर दिया है। स्कूल के वक्त से ये आपकी बेटी से प्यार करता है, लेकिन कह नहीं पाया, इसलिए आज मुझे आना पड़ा कहने के लिए। पापा प्लीज, आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं। नैना और अनुष्का कैसे हैं? स्कूल टाइम से तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे वो लोग। हाँ, नैना भी बेंगलोर में जॉब कर रही है और अनुष्का की रिसेंटली शादी हो गई है मसूरी में। सुना है बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। जी। वैसे तो साउथ अफ्रीका भी बहुत ही सुंदर जगह है। 25 साल पहले हमने हमारे हीरो का बिजनेस वहां शुरू किया था और आज यहाँ तक ले आए उसे। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय वगैरह लेकर आती हूँ। आप लोग बैठिए, हम आते हैं। क्या बात है सरिता, क्या हुआ? देखिए, लड़का और परिवार तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक बार आप साफ साफ पूछ लीजिए, लेन देन की जो भी बात है। सरिता क्यों चिंता करती हो? देखो मुझे नहीं लगता कि धीरेन्द्र जी की कोई मांग है, और अगर होगी भी तो हम मांग पूरी कर देंगे ना। देखो सरिता, मेरी पेंशन है, तुम्हारे जेवर है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम ये मकान बेच देंगे। आखिर हमारी एक ही बेटी है। ओफो, आप एक बार पूछ तो लीजिए ना, कहीं कोई बड़ी मांग रख दी तो। फिर तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। खैर, अपनी किस्मत है, देखते हैं। चलो लीजिए भाई साहब। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? इतनी तकलीफ क्यों की आपने? अरे क्या कहते हैं भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। चाय लीजिए। ये लो बेटे। भाई साहब अगर आप बुरा न माने तो कुछ देर हम लोग बाहर चल के आपस में बात कर लेते हैं। अरे इतने में बच्चे भी एक दूसरे से बात कर लेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए। भाई साहब, आपका बेटा हमें बहुत पसंद है। मुझे भी बिल्कुल विशाखा जैसी बहू चाहिए थी। अगर विशाखा अभय को पसंद उसकी करे, फिक्र आप मत कीजिए, हमारी मंजूरी में ही उसके यहाँ है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं बात पक्की समझूं? जी जरूर। धीरेन्द्र जी, अगर आपकी कोई मांग हो तो आप मुझे। ये कैसी बात कर ली आप लोगों ने? अरे भाई, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। आपकी बेटी सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में चाहिए, ये आप कर पाएंगे या नहीं? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? ये शादी 2 दिनों में हो जानी चाहिए। 2 दिनों में शादी की तैयारियां हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये हमारी एक ही बेटी है, हम चाहते हैं कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो, इसलिए थोड़ा अगर आप हमें वक्त दे दे तो। देखिए भाई साहब, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन 3 दिनों के अंदर मुझे साउथ अफ्रीका पहुँचना है। सिर्फ मेरे बेटे की वजह से मैं अपना पूरा कारोबार छोड़ के आया हूँ। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो ये रिश्ता नहीं होगा। हाँ? सोच लो आप लोग। ठीक है भाई साहब, ये शादी परसों ही होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। देखिए, आप शादी की तैयारियां कीजिए, पैसे की चिंता न कीजिए, वो हम करेंगे। जी। कैसे? तो
तुम चिंता मत करो सरिता, भगवान की जो मर्जी है वही होगा। चलो शादी की तैयारी करते हैं। पता नहीं मुझे ये सब ठीक क्यों नहीं लग रहा है। शादी ब्याह जैसी चीज जल्दबाजी में करना, कहीं हम गलत निर्णय तो नहीं ले रहे? सर, इस लड़की का चेहरा तो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल होगा। तो सर, लड़की के पास से ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन मिला है, ना ही कोई मोबाइल। तो लाश को देख के लगता है कि इसकी और उस ऑटो ड्राइवर की मौत लगभग एक ही वक्त हुई है सर। सर, ये लावारिश रिक्शा यहाँ से थोड़ी दूर पे खड़ी हुई थी, लोगों ने मुझे बताया। और सर, ये रहे रिक्शा के पेपर्स। वो लाश इसी रिक्शा ड्राइवर की थी, चमन नाम था उसका। और सर, ये फोटो भी लगी उसकी। हाँ, चमन खुद मालिक था इस रिक्शा का। और कुछ मिला? हाँ सर, मोबाइल मिला है सर, लेकिन सर बैटरी डाउन है इसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें से हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वॉचमैन होना यहाँ के। कैसी ड्यूटी करते हो? दो खून हुए यहाँ पर। साहब जी, ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता चला। चुप, नाटक बंद। जरा याद करके बताओ, क्या कोई आया था यहाँ पर इस रिक्शा में से? कोई नहीं आया था इस रिक्शा से। ये कैसे हो सकता है? हाँ? कोई बिल्डिंग से ऑटो दूर क्यों खड़ा करेगा? बताओ कौन आया था? हाँ साहब जी, याद आया, जब मैं खाना खाने गया था ना, जरूर कोई आया होगा। झूठी करते हो। इस चमन की पूरी कुंडली निकालो। हाँ अभिजीत। सर, वो ऑटो वाले के फोन की डिटेल मिल गई है सर। ये 11 बजे के करीब ममता नगर से निकला और 11:30 बजे जेल स्टेशन पे पहुंच गया। ये एमजी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे कब पहुंचा? सर, 12:30 बजे। जेल स्टेशन से सवारी लेने के बाद 12:40 पे उस जगह पे मिला था जहां पे वो ऑटो खड़ा मिला था। मतलब जेल स्टेशन से उसने सवारी उठाई, तो फिर अभिजीत उस वक्त दो मोबाइल फोन होंगे उस रिक्शा में, एक रिक्शा वाले का और शायद इस सवारी का भी। हाँ सर, मोबाइल कंपनी वालों ने बताया कि रिक्शे वाले के मोबाइल के साथ साथ एक और मोबाइल ट्रैवल कर रहा था। जयवंती और पेटी लगे हैं उसका डिटेल निकालने में। चलो अच्छा। अब देखना यह है कि सर वो सवारी विक्टिम थी या मुजरिम। सर, हाँ सर, वो जो ऑटो की सवारी का मोबाइल नंबर था वो दिल्ली का नंबर है और किसी करिश्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है। दिल्ली? अच्छा, इस करिश्मा के बारे में और कुछ पता चला? नहीं सर, और कुछ डिटेल्स तो अभी पता नहीं चल पाए हैं। ये तो पता चला होगा कि उसने आखिरी कॉल किसको किया। किसी लैंडलाइन नंबर पे किया था आखिरी कॉल। पोपटवाड़ी का कोई उदय कुमार है। पोपटवाड़ी उदय कुमार। पंकज, काम करो, इस दिल्ली वाली करिश्मा के सारे डिटेल निकाल लो, पूरे के पूरे डिटेल। और अभिजीत, इस पोपटवाड़ी के उदय से मिल लेते हैं, पता तो चले ऐसी भी क्या बातें हो रही थी करिश्मा और उसके बीच में। इसका चेहरा तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया है, एकदम तहस नहस हो गया है। सर, इनके फेस को हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकते? बहुत मुश्किल काम है तारिका, बहुत वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर पता चल गई। ये पता चल गई कि ये काम क्या करती थी। क्या काम? तारिका, ये लड़की एक नर्स थी। नर्स? ये देखो, ये देख रहे हो, ये इसकी उंगलियों पर और ये अंगूठे पर ये कॉल। ये निशान तो ज्यादातर उन्हीं लोगों के हाथों में होता है ना जो दूसरों को इंजेक्शन देते हैं। एग्जैक्टली तारिका। अब मुझे लगता है ये खून या तो किसी बदले की भावना से किया गया है या फिर कोई प्यार व्यार का चक्कर। प्यार व्यार का चक्कर? तुमको ऐसा लगता है तो तुम फोरेंसिक आते ही क्यों? तुम अब से मत आया करो हमारे लैब में प्लीज। हाँ, अरे ये क्या? हाँ। और अभिजीत,
तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था ना वो खत्म। प्यार का चक्कर। विशाखा, तुम्हें पता है वैसे तो मैं अभय की मुंह बोली बहन हूँ, पर हाँ, एक सगी बहन अपने भाई को उतना प्यार नहीं करती, उससे भी ज्यादा प्यार मैंने अपने भाई को दिया है। स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच मेरे भाई को शादी के लिए हाँ कहने के लिए। यकीन ही नहीं हो रहा है ना, इतनी जल्दी सारी तैयारियां हो जाएगी। और आज हमारी बेटी की मेहंदी की रस्म है। तुम ठीक कह रही हो, मगर ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता अगर धीरेन्द्र जी हमारी सहायता नहीं करते तो। देखो ना, अभय की बहन माया किस तरह से सुबह से लेके सारा काम कर रही है, कितनी अच्छी तरीके से कर रही है ना? वाकई। सर, यहाँ पे तो शादी की तैयारियां चल रही है, पूछताछ कैसे करेंगे? वही तो, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे माहौल में जरा समझदारी से काम लेते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना? अरे आइए आइए, आप लोग लड़के वालों की तरफ से? देखिए, हम लोग मेहमान नहीं हैं, हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी? यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हमें पता है आपके घर में शादी का रस्म चल रहा है, लेकिन देखिए बात कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मिनट की बात है। एक बात बताइए, कल लैंडलाइन पे कोई अनजान फोन आया था? हाँ, मेरी बेटी विशाखा ने फोन उठाया था। जरा बुलाइए ना विशाखा को। विशाखा बेटी, 1 मिनट इधर आना। हाँ जी, 1 मिनट। जी पापा। बेटे ये। हाय विशाखा, शादी मुबारक हो। थैंक यू। हम सीआईडी से हैं, मैं इंस्पेक्टर श्रेया। कल सुबह 10 बजे लैंडलाइन पे एक कॉल आया था। जी आया था। किसका फोन था? किसी करिश्मा का फोन था, बट मैं उसे नहीं जानती। अगर तुम उस लड़की को नहीं जानती हो तो उसने तुम्हें क्यों कॉल की? दरअसल वो मुझसे मिलना चाहती थी, पर मैंने उसे मना कर दिया। तुम तो कह रहे हो तुम उसे जानती तक नहीं, फिर भी वो तुमसे बात करना चाहती थी। कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी, हैं? बताओ। शायद वो मेरी शादी के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। क्या क्या बात करना चाहती थी? कुछ बताया उसने? जी, तब तक तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरी शादी होने वाली है। वो शायद मेरी पिछली शादी के बारे में बात करना चाहती थी। मतलब विशाखा, तुम्हारी पहले भी एक शादी तय हो चुकी थी जो टूट चुकी है। देखिए प्लीज, अगर इस बारे में इस वक्त बात न करें तो अच्छा होगा। बड़ी मुश्किल से उस सदमे से ये उभर पाई है। प्लीज। पापा, इट्स ओके, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आप इस फोन कॉल के बारे में मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल बात यह है कि करिश्मा नाम की उस लड़की का। एक मिनट, मैं समझाता हूँ। देखिए, ये करिश्मा जिसने फोन किया था यहाँ पर, हम उससे मिलना चाहते हैं एक केस के सिलसिले में। ये करिश्मा कोई मुजरिम है क्या? क्या इसने कोई जुल्म किया है और ये मुझसे क्यों बात करना चाहती है? देखो, करिश्मा मुजरिम है या नहीं ये अब तक तय नहीं हुआ है। खैर छोड़ो, आप लोग शादी की तैयारियां करो। और विशाखा, हम सब की तरफ से शादी मुबारक हो। थैंक यू। हेलो, सुनो, सब गड़बड़ हो गया है यहाँ। सीआईडी आ गई है। हाँ जी, क्या हाल है बॉस? फिर से बन गया चेहरा? अरे चेहरा बनने में टाइम लगता है ना यार। और कितना टाइम चाहिए तुझे? मैं बोल रहा था तारिका को, प्रद्युमन जैसे ही मेरी शक्ल देखेगा पीछे पड़ जाएगा। कितना टाइम लेगा चेहरा बनाने में? यार इतना सा काम है सामने। वैसे एक बात बताओ, आप लोगों को वाकई कुछ पता नहीं चला उस लड़की के बारे में? हमें इतना तो पता चल चुका है कि उस लड़की का नाम करिश्मा है और वो दिल्ली की रहने वाली थी। और अगर मैं ये बताऊं कि करिश्मा एक नर्स थी तो? सर, उस करिश्मा के बारे में नई बात पता चली सर। क्या? वो दिल्ली में 10 स्टार हॉस्पिटल में नर्स है। लो, ये बात अब बता रहे हैं, मैं कब की बता चुका ये बात। 10 स्टार हॉस्पिटल, दिल्ली। वाह यार अभय, बड़ी सुंदर दुल्हन मिली है तुझे, सच्ची। पता नहीं कहाँ से किस्मत लिखा के लाया है। अरे वो कहते हैं ना, लंगूर के हाथ में अंगूर। एग्जैक्टली।
उदय जी आप रो रहे हो, सब ठीक तो है ना? ये तो खुशी के आंसू हैं। आज अपने बेटी को दुल्हन बना जो देख पा रहा हूँ मैं, इसलिए। आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, तो कहिए ना। यहाँ कहना ठीक नहीं होगा, जरा अंदर चलिए ना। क्यों, हमसे शादी में कुछ कमी रहेगी क्या? नहीं 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 नहीं, वो सब ठीक है, A1। देखिए, सारे मेहमान आ रहे हैं, अगर हम यहाँ से चले गए तो कुछ परेशानी हो जाएगी। फेरे हो जाए, उसके बाद दोनों बैठ करके बातें करते हैं। देखिए, मेहमानों को छोड़िए, आप अंदर चलिए, वरना ये शादी नहीं होगी। आइए उदय जी। धीरेन्द्र जी, बात क्या है आप बताइए ना। देखिए, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। अरे भाई, परेशान होने की कोई बात नहीं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? आपको याद है मैं आपके घर आया था आपकी बेटी को देखने, और मैंने आपको कहा था मुझे दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। जी मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने कहा था कि आपको दहेज नहीं चाहिए। तो अब क्या चाहिए आपको? मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, कहा ना दहेज नहीं चाहिए, दहेज नहीं लूंगा। हाँ, मगर आपको दहेज नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? किडनी किडनी किडनी? पर किसकी? मैं शायद आपको बताना भूल गया कि मेरी तबीयत दरअसल ठीक नहीं रहती, और जल्द से जल्द अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो मैं ज्यादा दिन नहीं बच पाऊंगा। किडनी ट्रांसप्लांट? देखिए, आपकी बेटी की शादी है और कुछ ही दिन बाद उसका ससुर यानी कि मैं मर जाए तो आपको कैसा लगेगा? पर धीरेन्द्र जी, मैं अपनी किडनी कैसे, मेरा मतलब। मैंने पूरा पता लगा लिया है, हम दोनों की किडनीज मैच होती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये शादी ब्याह ये सब ढोंग है। दरअसल आपको मेरी किडनी चाहिए, इसलिए आपने ये सब। अब फेरों में 2 घंटे और, बहुत समय आपके पास, सोच लीजिए। और वैसे भी हम दोनों एक परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो एक परिवार वाले का फर्ज बनता है दूसरे परिवार वाले की जान बचाने का। आपको दहेज नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? किडनी किडनी किडनी। कहाँ चले गए थे आप? कुमार साहब आए हैं अपनी पत्नी के साथ, वो आपको ढूंढ रहे थे। सरिता, आओ मेरे साथ, 2 मिनट तुमसे बात करनी है। चलो। आओ सरिता। क्या हुआ, मुझे बताएंगे भी? सरिता, दरवाजा बंद कर दो, बताता हूं। अभी तो बताइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। धीरेन्द्र जी ने मुझसे कुछ मांगा है। पता था मुझे कि ये शादी दहेज लिए बिना हो ही नहीं सकती। वैसे कितने पैसे मांगे हैं उन्होंने? नहीं, उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे। तो फिर? सरिता, उन्होंने मुझसे मेरी किडनी मांगी है। किडनी? हाँ सरिता। हे भगवान, इसका मतलब ये सब शादी वादी ढोंग है। वो आपकी किडनी लेना चाहते हैं? मुझे भी यही लग रहा है। ये अचानक से उनका मेरे घर आना, फिर 2 दिन में शादी, और अब ये सब कुछ। सरिता, मुझे तो इसमें बहुत बड़ी साजिश लग रही है। तो क्या अब हमारी विशाखा की शादी फिर से टूट जाएगी? अगर मैंने किडनी नहीं दी तो ऐसा ही होगा। ना सरिता, तुम मत रो।
सारे मेहमान आ चुके हैं और अगर इस बार भी हमारी विशाखा की शादी नहीं हुई तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। एक जख्म तो वो पहले ही खा चुकी है, लेकिन अब दोबारा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूं सरिता, तुम ठीक कह रही हो, इसलिए मैंने सोच लिया है मैं अपनी किडनी दूंगा। हाँ सरिता। नहीं, अगर आपने किडनी दे दी तो आपका क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा सरिता। और वैसे भी इंसान के शरीर में 2 किडनियां होती है जिससे उसका शरीर चलता है, लेकिन फिर भी इंसान एक किडनी के सहारे जी सकता है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। नहीं सरिता, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कम से कम मेरी आत्मा को ये सोचकर संतुष्टि तो मिलेगी ना कि मैंने अपनी बच्ची की खातिर उसके पैदाइश से लेकर के उसकी शादी तक सब कुछ किया। प्लीज। हेलो सर, मैं अनुज, इस हॉस्पिटल का डीन। करिश्मा की मौत की खबर सुनकर आई एम शॉक्ड। वो बहुत ही काबिल नर्स थी। वैसे डॉक्टर साहब एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये करिश्मा ने अचानक से छुट्टी क्यों ली और फिर यहाँ से मुंबई चली गई? कोई खास वजह थी क्या छुट्टी लेने? उसने छुट्टी ली और यहाँ से चली गई। अब यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ गई, किस लिए गई, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। देखिए, हम लोग करिश्मा के घर गए थे, लेकिन वहां से कोई ज्यादा जानकारी मिली नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे करिश्मा को कोई सामान वगैरह पड़ा है? आप चाहें तो करिश्मा का लॉकर देख सकते हैं। जी हाँ, जरा दिखाइए लॉकर। आइए। चलिए। अरे सर, इस लॉकर को देखकर मुझे मेरी नानी की अलमारी याद आ गई। वो भी अपना सारा सामान ऐसे ही ठूस ठूस के रखती थी। सर, ये तो किसी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट है। किसकी फाइल है ये? दे उदय कुमार। उदय? विशाखा के पिताजी उदय कुमार? कमाल है, इस फाइल को तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में होना चाहिए। ये करिश्मा के लॉकर में कैसे? मतलब ये करिश्मा उदय जी और उसके परिवार वालों को जानती थी? वो परिवार वाले तो बता रहे थे कि वो करिश्मा को जानते ही नहीं। जरा बताइए, किस चीज का इलाज चल रहा था उदय का? क्या डॉक्टर साहब, आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? उदय जी को फूड पॉइजनिंग थी और उनके सारे टेस्ट किडनी के करवाए गए हैं। क्या? बताइए। यार ये क्या चक्कर है? नहीं दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस करिश्मा का बर्ताव कुछ अजीब लगा आपको? मतलब कुछ गड़बड़ लगा आपको कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा। सर, ये देखिए। माय गॉड, तो ये बात है। क्या बात है उदय? अरे डॉक्टर चंद्रप्रकाश, आओ बैठो बैठो। ये अचानक क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे? और भाभी जी क्यों रो रही हैं? शादी में कोई मदद वगैरह चाहिए? डॉक्टर, शादी की कोई बात है ही नहीं। अच्छा, तुम ये फाइल मेरी देखो ना, मेरी मेडिकल फाइल। ये फाइल चेक करके बताओ कि क्या मैं अपनी एक किडनी डोनेट कर सकता हूँ? उदय, तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है और इस वक्त तुम्हें ये सवाल सूझ रहा है? डॉक्टर, शादी न रुके इसलिए तो मैं ये बात पूछ रहा हूँ तुमसे। बताओ ना। क्या मतलब है? मतलब मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगा। तुम पहले मुझे ये बताओ कि मैं एक किडनी के सहारे जी सकता हूँ या नहीं। बताओ डॉक्टर, मुझे प्लीज बताओ ना। डॉक्टर, रिपोर्ट ठीक तो है ना? क्या हुआ चंद्रप्रकाश, बताओ ना कुछ मुझे। क्या किडनी देना जरूरी है? बस तुम इतना ये समझ लो कि किसी के जिंदगी और मौत का सवाल है। देखो, अगर मैंने किडनी डोनेट नहीं की ना तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। देखो उदय, तुम्हारी ये किडनी पहले से ही खराब है। क्या? सरिता,
मुझे तो आज तक ये प्रॉब्लम कभी महसूस ही नहीं हुआ। कैसे किडनी फेलियर हो सकता है? क्योंकि उदय, तुम्हारी बॉडी दूसरी किडनी से फंक्शन कर रही है। आई एम सॉरी, अगर तुमने ये दूसरी किडनी भी डोनेट कर दी तो क्या? तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। किडनी डोनेट करने के लिए तुम मेडिकली फिट नहीं हो। देखो, ऐसा मत कहो डॉक्टर, मुझे ये किडनी दान करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। डॉक्टर प्लीज जरा चेक करके बताओ, कोई तो रास्ता निकालो। देखो उदय, फाइनल डिसीजन मैं नई रिपोर्ट के आने के बाद ही दे पाऊंगा, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक किडनी डोनेट करना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। आओ। क्या हुआ माँ? आप परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फेरे का समय हो गया है, आओ। अरे उदय जी, आप ही को ढूंढ रहा था। फेरे लगवाएं या फिर मैं बारात वापस? जी नहीं, बारात वापस ले जाने की नौबत नहीं आएगी। मुझे पता था आप बड़े समझदार इंसान हो, सही डिसीजन लिया। और वैसे आप अपनी बेटी को इतना प्यार जो करते हो, आइए। यकीन नहीं आ रहा है दया, शादी के नाम पे ऐसी सौदेबाजी। रुक जाइए। सरिता जी। जी। उदय जी कहाँ है? वो तो यही। कहाँ है उदय जी? यही तो थे, कहाँ चले गए? आप लोग यहाँ फिर से, क्या हुआ? हमारा उदय जी से बात करना बहुत जरूरी है, जरा बुलाइए उन्हें। उदय जी। उदय जी। कहाँ गए उदय जी? बुलाइए। मम्मी, पापा कहाँ चले गए? आपके पापा कहाँ हैं? इसका जवाब अब ये देंगे धीरेन्द्र जी। क्यों धीरेन्द्र जी, जवाब देंगे ना? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता तो सड़क कहाँ है आप? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो इनका असली बेटा भी नहीं हूँ सर। मेरे पति को इन लोगों ने गायब करवाया होगा और किडनी के लिए ये लोग शादी तोड़ने की धमकी दे रहे थे। मॉम, आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आपके और पापा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शादी जैसे पवित्र बंधन के आड़ ऐसा घिनौना अपराध करते हुए। सर मैं मानता हूँ, इसी प्लान के जरिए मैंने किडनियों का व्यापार किया। क्या? शायद इसीलिए उन गुनाहों की सजा है कि मेरी खुद की किडनी बेकार हो गई। लेकिन इस बार सर, मैं खुद की जान बचाने के लिए कर रहा था। इसके लिए किसी और की जान चली जाए? अब बताओ, करिश्मा को क्यों मारा? सर मैंने करिश्मा को नहीं मारा, बल्कि वो तो मेरी मदद करती थी मरीज ढूंढने में। सर इस बार मैंने गैंग वालों को बताया बिगैर एक किडनी गायब कर दी। उसी बात को लेकर वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो बाकी गैंग वालों को और विशाखा को ये बात बता देगी। इसीलिए तुमने करिश्मा को मारा है? इसीलिए? नहीं सर, मेरा यकीन मानो, मैंने उसे नहीं मारा। मुझे लगता है कि सर उसके मौत के पीछे मेरे बाकी गैंग वालों का हाथ है। कौन है तुम्हारे साथी? कहाँ लेकर गए उदय को? किडनी निकलवाने। ऑपरेशन शायद शुरू भी हो गया होगा। कहाँ हो रहा है ये किडनी निकालने का ऑपरेशन? चल डॉक्टर, ऑपरेशन शुरू कर। देखो, तुम जो ये कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। बकवास बंद कर और अपना काम कर जल्दी।
अबे जल्दी करना। कौन है वहां? कौन है? अपने जुर्म का इनाम तो लेती जाओ। ये सारा षड्यंत्र हमने सिर्फ लोगों की किडनियां हथियाने के लिए किया है। ये सब पता है हमें। ये बताओ करिश्मा को क्यों मारा तुम? क्योंकि करिश्मा हमें धोखा दे रही थी। लेकिन तुमने करिश्मा का खून किया, ये बात तुमने धीरेन्द्र से क्यों छुपाई? ताकि जब धीरेन्द्र किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन थिएटर में आए तो वहां उसे आराम से मार सके, ताकि वो खून ना लगकर एक हादसा लगे। और उदय की किडनी तुम ऊंचे दाम में बेचना चाहती थी, क्योंकि उदय का ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, एक रेयर ब्लड ग्रुप है ना। यही प्लान था सर, लेकिन आप सीआईडी वालों की वजह से वो सब चौपट हो गया। करिश्मा का खून और कितने सारे मासूम लोगों की किडनियों की चोरी, तुम्हें तो फांसी ही होगी। इतना काफी है तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। जयवंती, ले जाओ इसे। सर। कैसे आप? तबीयत कैसी है आपकी? पापा ठीक तो है आप? सरिता, विशाखा बेटी, तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या हुआ मुझे? मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आपको क्या लगा मेरी शादी आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं और सरिता, हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटे। मेरी खुशी आपसे है, आपसे है। माना बाकी लड़कियों की तरह मेरा भी सपना है कि मेरा भी एक अच्छा पति हो, लेकिन वो पति मुझे अपने पिता की कीमत पर बिल्कुल नहीं चाहिए। देखा उदय जी, आपकी बेटी विशाखा कितनी समझदार है, सियानी है और सही बोल रही है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, बेटी घर का सम्मान होती है, सुख होती है, खुशी होती है। उसके हाथ पीले करना तो सौभाग्य की बात होती है, लेकिन उसके लिए माता पिता को अपनी जान दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं। एसीपी साहब, मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं इंतजार करूंगा। अब की बार मैं अपनी बेटी का हाथ सिर्फ उसी को दूंगा जो इसके लायक हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। थैंक यू वेरी मच। गोली लगी है। एग्जिट वुंड तो है नहीं, गोली अभी भी अंदर है। और शरीर पे कहीं भी जख्म के कोई निशान भी नहीं है। यार ये कौन सी गोली है? ये देखा? घाव के पास छोटे छोटे छेद हैं, छले जैसे लग रहे हैं। मानित नाम है इसका, अंधेरी में रहता है। सर इन लोगों का कहना है कि जब इससे गोली लगी तो ये इस तरफ जा रहा था। इस तरफ? गोली छाती पे लगी है, मतलब खूनी इधर ही कहीं होना चाहिए। नहीं सर, इस तरफ तो मैं अपने डेस्क पे बैठा हुआ था, वहाँ तो कोई खूनी नहीं था और ना ही कोई गोली चलने की आवाज आई। हाँ सर,
हमें तो तब पता चला कि इसे गोली लगी है जब हमने इसकी चीखने की आवाज सुनी थी। तो गन पे साइलेंसर लगा होगा। सर इतने सारे लोग थे यहाँ पे, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। सर मरने से पहले एक औरत की तरफ इशारा कर रहा था, मुझे तो लगता है वो औरत ही इसकी खूनी है। औरत? कौन कौन औरत है? सर वो भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमने उसे पकड़ के रखा है। वो सर वो बहुत चिल्ला रही थी ना, उसे कमरे में बिठा के रखा हुआ है। सर सीसीटीवी फुटेज रेडी है। ठीक है, देख लेते हैं। अरे भाई, अरे क्या कर रहे हो ये? अरे कहाँ ला रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे क्या है? क्या 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 है ये? सर ये लाश है। हाँ भाई मुझे दिख रहा है ये लाश है, लेकिन यहाँ क्यों लाए हो? मुर्दा कर रहे हैं, यहाँ क्यों लाए हो तुम? सर मॉल से लाए। किसने कहा तुम्हें लाश लाने को यहाँ? सीआईडी ने सर। सीआईडी वालों ने? सीआईडी वालों ने? अच्छा एक बात बताओ, सीआईडी में किस ऑफिसर ने कहा तुम्हें लाश यहाँ ले जाने के लिए? इंस्पेक्टर दया ने। इंस्पेक्टर किसने? इंस्पेक्टर दया ने। दया, इंस्पेक्टर दया। ओके तुम जाओ 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 यहाँ से जाओ। इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर दया ने इन लोगों को ये कहा कि लाश फॉरेंसिक लैब में लेकर के जाओ, लेकिन हमें बताने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हारे पास फोन आया? फोन आया? फोन आया? कोई फोन नहीं आया। नहीं आया? तुम्हारे पास भी फोन नहीं आया, सालुके के पास भी फोन नहीं आया। क्या किया उन्होंने? ये किया। अब तुमने क्या किया था? खूनी के बारे में उन लोगों को जाकर के बताया, अपनी ड्यूटी समझी, अपना फर्ज निभाया। उन्होंने क्या किया? हमारे साथ क्या किया उन्होंने? इतनी बेइज्जती की हमारी, लाश भिजवाई लेकिन हमें बताने की कोशिश नहीं की उन्होंने। अकड़ अकड़, मैं निकालूंगा उन लोगों की अकड़, मैं निकालूंगा। माफी मांगेंगे मेरे पास आकर के, लेकिन उन्हें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। अकड़। तारिका, हमारे पास कोई लाश नहीं आई है। हाँ? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हमारी लैब में कोई लाश नहीं आई है। पॉज करो। रिवाइंड। प्ले करो। ये देखो, ये आदमी जब दुकान के अंदर गया इसके हाथ में बैग था और बाहर आया तो गायब। फॉरवर्ड। ये देखो, हो सकता है वो बैग दुकान के अंदर भूल गया। प्ले करो। एक मिनट, इसे पॉज करो। ये आदमी यहां पर फोन पर बात कर रहा है और वहां इसकी लाश के पास हमें कोई फोन मिला तो नहीं था। हाँ सर हो सकता है किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर उसका फोन गायब कर दिया हो। प्ले करो। एक मिनट, जरा दूसरा फुटेज चेक करो, दूसरा एंगल वाला। बॉस, ये देखो, टकराने से ठीक पहले इस लड़की ने अपने बैग में हाथ डाला था। मतलब सर गन इसके बैग में थी? लगता तो यही है। प्ले करो। ये मरने से पहले उस लड़की की तरफ इशारा भी कर रहा है। गार्ड्स ने भी यही बताया था। हो ना हो,
मनित को इस लड़की ने ही गोली मारी है। नहीं नहीं, मैंने उस आदमी को नहीं मारा। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। जयंती, बैग चेक करो इनका। बैग दो। मैंने कहा बैग दो। तुमने कुछ नहीं किया और वो आदमी ऐसे ही मारा गया? हाँ? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। सर, बैग में गन नहीं है, इसने कहीं छुपा दी होगी। नहीं सर, बैग में गन थी ही नहीं। इस बैग में तो कोई छेद भी नहीं है। अच्छा, बैग के अंदर से कोई गन तो नहीं चला इसने? जब मनित का खून हुआ तो तुम सामने खड़ी थी और तुम वहां से भागी क्यों? सर, मेरी किस्मत खराब थी जो मैं उससे टकरा गई और उसके सीने से खून निकलने लगा। सर, मैं डर गई थी और मैं भागने लग गई। और क्या बता सकती हो उस आदमी के बारे में? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर, जब वो मेरे पास आ रहा था तो वो किसी से फोन पे बात कर रहा था और किसी बैग के बारे में बात कर रहा था। वो मुझसे टकराया और ये सब हो गया। देखो शिखा, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? अभी तुम जा सकती हो, वो दुकान चेक कर लेते हैं। थैंक यू। शोरूम अच्छी तरीके से चेक कर लो, देखो कहाँ है बैग। क्या हो गया सर? ये आपके शोरूम के बाहर जिस आदमी का खून हुआ है, वो जब इस दुकान के अंदर आया था तो उसके हाथ में एक बैग था और यहाँ से जब बाहर निकला तो उसके हाथ में वो बैग नहीं था। कहाँ है वो बैग? हमें नहीं पता सर। अरे आप लोग ध्यान नहीं देते कोई क्या लेकर आ रहा है, क्या छोड़ के जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, उस आदमी ने अंदर आके क्या किया? मतलब कोई सामान देख रहा था या कोई वो चीज खरीदी या ऐसे वापस चला गया? बड़ी मुश्किल से उसने एक शर्ट पसंद किया, फिर चेंजिंग रूम में गया और वापस आकर बोला कि वो उसे पसंद नहीं है और चला गया। चेंजिंग रूम गया था? जी। यहाँ तो कोई बैग है ही नहीं। सर, पूरा शोरूम चेक कर लिया है पर वो बैग कहीं नहीं मिला। लगता है वो बैग कोई और लेके चला गया। लेकिन सर, वो बैग लेके जा कौन सकता है? ये सोचो कि उस बैग में था क्या जिसे मनित यहाँ पे छोड़ गया और कोई उसे उठा ले गया। जरूर कोई कस्टमर वो बैग लेके गया होगा जो मनित के बाद इस चेंजिंग रूम में गया था। एक काम करते हैं, हम लोग मनित के घर जाके देखते हैं, बैग के बारे में कुछ पता चल जाए। तब तक तुम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। सर, शायद घर में कोई नहीं है। पता करो, शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे पता चले कि उसके बैग में क्या था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है सर। मगर यहाँ देखो, ये है मनित शादीशुदा है, मगर घर पे कोई देख नहीं रहा। सर, हो सकता है उसकी बीवी कहीं गई हो। पता नहीं बेचारी को मालूम है कि नहीं कि मनित की मौत हो गई है। बाहर पता करते हैं। क्या हुआ सर? कौन है आप लोग और ऐसे कैसे इनके घर पर घुस गए? भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। क्या आप ये बताएंगे कि मनित की पत्नी कहाँ है? जी, हमें कोई जानकारी नहीं सर। क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी सबने? भाई, ये सीआईडी से है और आपके भाई के घर की तलाशी ले रहे हैं। बोलिए, क्या बात है सर? क्या हुआ? आप मैं मनित का चचेरा भाई। आप लोग मनित के साथ में रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ से 3 घर छोड़ के रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ लेकिन बताइए। एक्चुअली मनित का खून हो गया है। क्या खून? क्या? मनीष भाई का खून हो गया? जी हाँ। कैसे सर? किसने किया सर? बोलिए ना सर। हम वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पता लगाइए, हमें क्या करना है। संदीप, चलो यहाँ से, हमें नहीं पड़ना इस झमेले में। यहाँ
परिवार इतना मुसीबत में पड़ा हो तो मैं जल्दी पड़ी है। 2 मिनट चुप रहो। लगता है आपको मनित की मौत का कुछ ज्यादा दुख नहीं है। सर, धोखे से सारी जायदाद हड़प ली थी उसने, दुखी कर रखा था उसने हमें, तो उसकी मौत का हमें दुख क्यों होगा? कीर्ति, यहाँ जायदाद की बात नहीं है। मनीष जैसे भी थे हमारे भाई थे सर। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं सर। सर, उसने हमें धोखा दिया था और भी पता नहीं कितने लोगों के साथ उसने धोखा किया है। ऐसे धोखेबाज इंसान के तो हजारों दुश्मन हो सकते हैं, हमें क्या पता। अच्छा, और कोई रिश्तेदार? सर, हम लोग हैं और जिया है उनकी पत्नी, बाकी उनके माँ बाप रहते हैं साथ में, और एक मनीष भाई की सगी बहन है नेहा। अच्छा, श्रवंती सर। जिया और उसके माँ बाप को और मनीत की सगी बहन नेहा, इनको जरा ब्यूरो में बुलवाओ। माय गॉड, ये बात है, ये राज। और वो लोग तो क्या हुआ सर? अरे क्या बताऊं तारिका, इसकी मौत का राज तो ये है, देखो उधर। अरे हाँ सर, लेकिन ये तो यही तो तारिका, यही राज है। उन लोगों को लग रहा है इसे गोली लगी है, लेकिन यहां तो राज कुछ और ही है। बताना तो पड़ेगा। सर, क्या कर रहे हैं आप? सीआईडी वालों को बताना पड़ेगा ना। क्या बताना पड़ेगा? तारिका, उन्हें बताना पड़ेगा कि कैसे जीता जागता इंसान एक लाश में बदल गया। कौन सी लाश? कब आई? मतलब मुझे तो कोई लाश दिखी ही नहीं। मजाक कर रही हो तारिका? अरे इस लाश की बात कर रहा हूं मैं, ये है ना तुम्हारे सामने। सर, लेकिन हमारे लैब में तो कोई लाश आई ही नहीं ना। ओह, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा इशारा, लेकिन क्या है तारिका, फर्ज हमेशा भावनाओं से ज्यादा बड़ा होता है। बताना पड़ेगा। ये मनित अंदर आया बैग के साथ। उसने शर्ट लिया और अब चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा है। बैग अभी भी उसके हाथ में ही है। ये देखो, बाहर निकला मगर उसके हाथ में कोई बैग नहीं है। इसका मतलब है उसने बैग चेंजिंग रूम में ही छोड़ दिया। सर, मनित के बाद जो लोग चेंजिंग रूम में गए हैं, शायद उनमें से किसी ने लिया हुआ बैग। देखते हैं। बैग तो इसके पास भी नहीं है सर। सर, लेडी के पास भी बैग नहीं है। ये भी खाली हाथ निकली। काफी वक्त ले रहा है। एक मिनट पॉज करो। ये आदमी कौन है? पता नहीं सर, ये आदमी कह रहा था कि इसे मॉल से बाहर ही बाहर कहीं जाना था, इसलिए इसने कपड़े बदल लिए। ये वो आदमी ये चेंजिंग रूम के अंदर गया। मनित ने जो बैग छोड़ा था इसने अपने शॉपिंग बैग के अंदर रखा, कपड़े बदले और चेंजिंग रूम से बाहर आ गया। लेकर उसे। सर, ये बैग क्यों लेके गया? जरूर कुछ तो होगा।
एक गलती कर दी इसने, पेमेंट कार्ड से कर दिया। ये सब कैसे हो गया? किसने मारा मेरे दामाद को? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, हम बहुत जल्द खूनी का पता लगा लेंगे। सर, खूनी को ढूंढने से अब क्या फायदा? हमारी बेटी जिया की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। देखिए, मरने वालों को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम लोग मनित के खूनी को जरूर सजा दिलवाएंगे। वैसे जिया कहाँ है? जिया क्यों नहीं आई? सर वो देखिए, आप लोग कुछ भी छुपाएंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। घबराइए मत, बताइए जिया कहाँ है? सर, जिया को किसने अगवा कर लिया है सर, और हमसे कहा गया है कि अगर किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे। कौन लोग हैं ये? आपको पता है? पता नहीं कब, हमारी तो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। पता नहीं कौन दुश्मनी निकाल रहा है सर। हमें बस इतना ही पता है सर कि आज मनित अपने अकाउंट से 30 लाख रुपए निकाला था, और वो रुपए उनको देने के लिए मॉल जा रहा था। ओह, तो वो फिरौती की रकम लेके मॉल में गया था और वहां उसका खून हो गया। मनित, मेरा भाई कहाँ है? देखिए, मुझे मेरे भाई से मिलना है। कहाँ है वो? मैडम एक मिनट, आप हमारी बात सुनिए प्लीज। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए, मुझे उसे अभी देखना है। नेहा जी, कई बार सच्चाई बहुत तकलीफ देती है, पर हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। मनित का किसी ने खून कर दिया है। मैं जानती हूँ मेरे भाई को किसने मारा है। तुम जानती हो किसने? यही है वो लोग। जब से इनकी बेटी मेरे भाई की जिंदगी में आई है ना, मेरे भाई की किस्मत बर्बाद हो गई, और आखिर में वो मेरे भाई को भी खा गए। नहीं बेटा, नहीं। सर, मनित के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए सर। देखो सर। मनित को इस 1147766434 और आज सुबह भी फोन आया था। अच्छा, पता करो किसका नंबर है, डिटेल्स निकालो जरा। अमर तो अभी अभी जेल से छूटा है। जेल से छूटा और मनित को फोन कर रहा है। जिया किडनैप हो गई और मनित का खून हो गया। मिलना पड़ेगा इस अमर से। उस आदमी को पता था कि उस बैग के अंदर फिरौती की रकम है, इसलिए जानबूझकर वो शॉपिंग बैग लेकर चेंजिंग रूम के अंदर घुसा, ताकि फिरौती की रकम आसानी से छुपा के ले जा सके। सर, मतलब इन दोनों ने जिया को अगवा किया था? हो सकता है। उसने पेमेंट कार्ड से किया था। उस कार्ड की पूरी डिटेल निकालो और उस आदमी को मिलने के लिए बुलाओ। और हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए किस लिए बुलाया। सर, मतलब मनित को इन लोगों ने यहाँ पर बुलाया था? हाँ, पर एक बात समझ में नहीं आई। मनित इतना सारा पैसा लेकर मॉल के अंदर घुसा, उसका बैग स्कैन तो हुआ होगा। पंकज, जरा पता करो किसी ने इस बात की पूछताछ क्यों नहीं की। सर, मनित जब फिरौती की रकम लेकर आ रहा था तो फिर उसका खून क्यों हुआ? पूर्वी, ये मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं है, लगता है बात कुछ और ही है। सर, सर, वो हस्बैंड वाइफ को मिलने के लिए बुला लिया है। गुड, शक तो नहीं हुआ उन्हें? बिल्कुल नहीं सर। चलो। सर, वो स्कैनिंग मशीन का गार्ड गायब है सर, और दूसरे गार्ड ने बताया था कि मनित की मौत से ही गायब है सर, और वो अभी फोन भी नहीं उठा रहे। तो गार्ड भी मिला हुआ है इस पूरे खेल में।
जिस जगह तुमने मुझे बुलाया था मैं वहां पहुंच गया हूँ। क्या जानते हो मेरे बारे में तुम्हें? अरे यार थोड़ा सब्र करना यार। कहाँ हो तुम? अरे पीछे मुड़ना यार। क्या? कौन है आप? सीआईडी। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? सब कुछ। ये बताओ मनीत का खून क्यों किया तुमने? क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मनीत का खून हो गया? अनजान बनने का नाटक मत करो और सीधे सीधे बताओ क्यों मारा तुमने मनीत को। मेरा यकीन कीजिए, मैंने मनीत को नहीं मारा है। भला मैं उसे क्यों मारूंगा? तो फिर जेल से छूटने के बाद फोन क्यों कर रहा था उसको? देखिए सर, मैं मनीत से जानना चाहता था कि उसने मुझे झूठे केस में क्यों फंसाया। वो मेरा कॉलेज का बहुत पुराना दोस्त था, अच्छा दोस्त था, और दोस्त होने के बावजूद उसने मुझे मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी और मुझे फंसा दिया और मुझे जेल हो गई। इसीलिए तुमने मनीत का खून कर दिया और उसकी बीवी जिया उसे किडनैप कर लिया। क्या? जिया गायब है? जी हाँ, जिया गायब। और अब तुम बताओगे ये कहाँ है जिया? देखिए सर, मुझे नहीं मालूम जिया कहाँ है। मैं तो मनीत से सिर्फ इतना जानना चाहता था कि जिस अनीता नाम की लड़की को मैं जानता नहीं था, तो उसने ये क्यों कहा कोर्ट में कि मैं अनीता के साथ मैंने बदतमीजी की है। सर, मुझे 5 साल की सजा होगी। है कौन है अनीता? सर, मैं जेल से छूटने के बाद अनीता से मिला था, तो अनीता ने मुझे बताया कि मनीत ने उससे कहा था कि अगर वो उसका साथ देगी उसको मुझे फंसाने में, तो वो उसे मॉडल बनाएगा और उसे पैसे भी देगा। अच्छा, कहाँ रहती है? देखो, हम लोग यहाँ आ गए, अब तुम भी बाहर आ जाओ और मॉल की सारी सीसीटीवी फुटेज की सीडी हमें दे दो। तुम जितना पैसा चाहोगे ना उतना पैसा हम तुम्हें देंगे, बस वो मॉल की सीसीटीवी फुटेज हमें दे दो। सीआईडी क्यों? हमें देखकर चौंक गए? हाँ? क्यों? लेकिन हमें तो मॉल के किसी आदमी ने फोन किया था, आप लोग क्या कैसे आ गए? हमने किया, तुम जैसे चोरों को बिल से निकालने के लिए। निखिल ने फोन किया था सीसीटीवी फुटेज देने के लालच से। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, कुछ नहीं किया? हाँ सर। फिरौती के पैसे लेकर भाग गया वहां शोरूम से और कहता कुछ नहीं किया। बता, जिया कहाँ है? सर हमें नहीं पता जिया कहाँ है, हम तो छोटे मोटे चोर हैं सर, और हमें भी मॉल से सिर्फ पैसों का बैग उठाने के लिए बोला था सर। किसने कहा था? किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ जल्दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, हमें वो सब नहीं पता, हमें सब इतना बताया गया था कि पैसों से भरी बैग उन तक पहुंचानी थी, उसके बाद हमें हमारा पैसा मिलने वाला है सर, मैं सच कह रहा हूँ। कहाँ पहुंचाना है वो पैसों का बैग? आज शाम उनका फोन आने वाला है, उसके बाद पता चलेगा। केस सॉल्व हो गया मिस्टर अभिजीत? आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रहे हो? थोड़ा अजीब लगा आपको यहाँ देख के। क्यों अजीब क्यों लगा? अक्सर आता रहता हूँ मैं यहाँ जब भी जरूरत पड़ती है। हाँ मगर अभिजीत, सालुखे ने हमेशा अपनी ड्यूटी को ज्यादा महत्व दिया है बजाय अपनी भावनाओं के। मनीत की मौत के बारे में खास जानकारी देनी थी, आप लोगों ने तो जरूरी नहीं समझा जानकारी हासिल करना। जरूरत थी नहीं डॉक्टर साहब। दूसरी बात यह है कि हम खूनी के बहुत करीब हैं। लेकिन की भी गुंजाइश नहीं है। और कुछ ही देर की बात है, वो आदमी पकड़ा जाएगा जिसने जिया को किडनैप किया है और मनीत को गोली मारी है। गोली? अभी तक अटके हुए उस गोली वाली थ्योरी पर दोस्त। हाँ, क्यों, क्या हुआ? वही जो हमेशा से होता है, फॉरेंसिक के बिना सीआईडी कोई केस कभी सॉल्व नहीं कर सकती है, इस बार भी नहीं। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं सचिन कि मनीत की मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई,
उसकी मौत हुई है पेसमेकर की वजह से। गोली की वजह से नहीं ना, पेसमेकर की वजह से। जानते हो ना, पेसमेकर जो इंसान के दिल या उसके पेट में लगा होता है ताकि उस इंसान का दिल सामान्य रूप से धड़कता रहे, उसकी धड़कनें सामान्य रहे। और ऐसे इंसान को कभी भी मेटल डिटेक्टर या किसी भी रेडिएशन वाली डिवाइस से गुजर करके नहीं जाना होता है, क्योंकि ऐसी डिवाइसेस की रेडिएशंस उसके पेसमेकर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके पेसमेकर में हाइड्रोजन बनने लगती है जिसकी वजह से वो टूट सकता है। ये देखो, मनित के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसके दिल में लगा हुआ एक पेसमेकर फट गया और उसके फटने की वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन सर, मनित का घाव तो बिल्कुल गोली के घाव जैसा ही है। अधिकतर ये पेसमेकर जब फटता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में फटता है और इसकी वजह से उसके दिल के आसपास बहुत छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं, छोटे छोटे घाव। लेकिन किसी खास वजह से ये पेसमेकर एक साथ फूटा और बाहर निकला, उसकी वजह से गोली जैसा घाव बन गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी तेज रेडिएशन वाले स्कैनर या फिर मेटल डिटेक्टर से गुजरने के कितनी देर बाद ऐसे इंसान की मौत हो सकती है? 2 से 3 मिनट बस। अब बताओ चेतन, जब गोली चली ही नहीं तो खून कैसे हुआ? और जब खून नहीं हुआ तो तुम खूनी के इतने करीब तक कैसे पहुंचे? Think about it. खून तो हुआ है डॉक्टर साहब, और खूनी भी पकड़ा जाएगा। शोरूम का स्कैनर चेक करना पड़ेगा। ये वायर क्या हुआ? सर, ये वायर तो इस मशीन में एक्स्ट्रा लगाया गया है। इस वायर से तो इस मशीन का रेडिएशन बढ़ जाता है। अच्छा जी। मशीन उठा। ये किसी ने वायर यहाँ पे लगाया और दूसरा छेड़ा सर्किट में डाल दिया, रेडिएशन बढ़ा दिया है। किसने लगाया बात? सर, हमें तो नहीं पता कब और किसने किया ये सब। सर, मुझे नहीं पता है किसने किया। रात को तो बंद रहता है मॉल। इस वॉचमैन ने किया होगा जो मनित की मौत के बाद फरार है। और सर, इतनी सफाई से काम किया है कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन जो कोई भी इसके पीछे है वो अच्छे से जानता था कि मनित के सीने में पेसमेकर लगा हुआ है। कोई नजदीकी, कोई करीबी। अरे जितना रोना है रो ले, क्योंकि ऊपर जाके हंसने रोने मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तुम्हें भाई बॉस जिया को क्यों मारना चाहता है? अरे ये जिंदा रही तो हम सब मारे जाएंगे। ये सीआईडी के सामने सब कुछ उगल देगी, समझा क्या? बोले तो भाई उड़ा दो इसको। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तब तक जिंदा रहेगी जब तक हमें पैसे नहीं मिल जाते। एक बार पैसा मिल जाए फिर तो सीधा ये नीचे और उसके बाद ऊपर। बॉस, बॉस पैसा आ गया। आ गया तो फिर चलो। ले आए पैसे? हाँ, ले आए पैसे, लीजिए। पूरे है ना? हाँ हाँ पूरे है। अगर यकीन ना आता हो तो एक बार गिन के देख लीजिए। पूरे हैं। बॉस को फोन करके बता दो। यस बॉस। जो भी बताना है ब्यूरो चलकर बताओ। गिरफ्तार
तूने बताया ना इन्हें? कोई हमें बताता नहीं है, हम खुद पहुंच जाते हैं, समझे? उठाओ इन्हें। निखिल खेजो, आजा आजा आजा। जिया संभल के, देख संभल के। सर वो आदमी भाग गया सर। भाग के जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? जिया, जिया, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। हाँ जिया, बोलो, कुछ बोलना चाहती हो? मनित को बुलाइए। मनित कहाँ है? सर मनित को पूछ रही है। ये मनित कौन है? अगर वो आ जाए तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर वो इनके पति हैं और वो इस दुनिया में नहीं। मनित को बुला लीजिए। जिया, ये देखो हमने मनित को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आता ही होगा। चिंता मत करो। सिर्फ इतना बताओ, किसने अगवा किया था तुम्हें? हा? मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। कौन मारेगा तुम्हें बताओ? मुझे मार देगा। जिया, किसने अगवा किया था? कौन मारेगा तुम्हें बताओ? बताओ। जिया, जिया, फिर से बेहोश हो गई है। डॉक्टर साहब, हम बाद में आते हैं। ठीक है, चलो। इशिता, कड़ी नजर रखो, अंदर किसी को भी जाने मत देना, किसी को मिलने भी मत देना। यस सर। मैं मनित के बहकावे में आ गई थी। उसने कहा था वो मुझे बॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन बना देगा, पर उसने सिर्फ झूठ बोला था। मतलब अमर निर्दोष था। हाँ मैडम, वो निर्दोष है। वो निर्दोष है। किस किस को बताऊं कि वो निर्दोष है? क्यों? कोई और भी आया था क्या यहाँ पूछताछ करने? हाँ सर, अमर और एक औरत आई थी। कौन औरत? मुझे नहीं पता सर कौन थी वो। उसका चेहरा ढका हुआ था। 2 दिन पहले आई थी वो। अच्छा, उसकी कुछ पहचान बता सकती है? कोई हाव भाव, चाल ढाल?
कुछ भी? कुछ याद है उसके बारे में? हाँ सर, मैंने उसका हाथ देखा था जब उसने मुझे गिफ्ट दिया था। गिफ्ट? वो गिफ्ट देख सकते हैं हम लोग? जी सर। आखिर ये औरत हो कौन सकती है? कोई ऐसी औरत जिसका संबंध अमर और मनित दोनों से है। पता चल जाएगा अभी। सर ये लीजिए। आपने खोला नहीं इस गिफ्ट को? नहीं सर, अभी तक नहीं खोला। स्टार सोवेनियर। इस गिफ्ट शॉप से पता चल जाएगा किसने खरीदा इस गिफ्ट को। शिखा, सर ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कहीं पता तो नहीं चल गया हम आने वाले? शिखा, दरवाजा खोलो शिखा। देखो कहाँ छुप के बैठी है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी मैं। सब मैंने कुछ नहीं किया है। सब प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सच्ची मैंने कुछ नहीं किया है। पहले ये बताओ कि मनित को क्यों मारा? जिया को अगवा क्यों किया? मैंने ये सब नहीं किया। सच्ची मैंने तो सिर्फ उसको साथ दिया है। किसका? ये दवाइयाँ लेके आई, ठीक है? जिया? अरे ये जिया कहाँ है? क्या उसे किसी चेकअप वेकअप के लिए लेके तो नहीं गए? इशिता, जिया कहाँ है? सर जब मैं इसकी दवा लेने गई तो वो सो रही थी। तुम उसे छोड़कर गई क्यों? ढूंढो उसे। हाँ दया। नहीं सर। गई कहां? सर वो रही। रुक जाने तो गोली चलाऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मन्नत को मार डाला और खुद मरने से डरती हो? बताओ क्यों साजिश रची तुमने मनित को मारने की? इतना सारा नाटक क्यों किया? बताओ। सर खुद की गलती सुधारने का मेरे पास कोई और मौका नहीं था, इसलिए। पकड़ो उसे। सर कहाँ गया वो? और यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। कहीं गया नहीं है, यहीं पर छुप कर बैठा है वो। ढूंढो उसे, लेकिन हमें जिंदा चाहिए, वो जिंदा चाहिए।
आसमान से टपके खजूर पे अटके, हॉस्पिटल से भागे, यहाँ पकड़े गए, क्या फायदा हुआ? हाँ? What? मैं मनित का चचेरा भाई। संदीप, तुम बताओ, क्यों मारा तुमने मनीत को? क्यों मारा? सर, मनीत से शादी करने के बाद मुझे पता चला कि वो अच्छा आदमी नहीं था और मैं अमर से प्यार करती थी। मनीत ने अमर को झूठे इल्जामों में फंसाकर जेल भिजवा दिया और मुझे उसके खिलाफ भड़काकर मुझसे शादी कर ली सर। और फिर जब अमर ने जेल से छूटकर तुम्हें सच्चाई बताई तो तुमने मनीत को मारने का प्लान बना लिया। हाँ, और फिर मैंने मनीत को मारने के लिए इसकी मदद ली, लेकिन फिरौती की 30 लाख रुपए देखकर इसकी भी नियत बदल गई और ये मेरी जान लेने पे उतारू हो गया सर। अमर के साथ जिंदगी गुजारनी थी ना, हाँ? इसलिए तुमने इसकी, संदीप की मदद ली और अपने पति मनीत को मार दिया। जेल की सलाखों के पीछे तुम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारोगे, शायद फांसी भी होगी तुम्हें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।